Hello students, once again I am here with class 11th accountancy and today we are going to start chapter 2nd basic accounting terms. We have done chapter 1 and the videos are there in 3-4 segments. Just go through. If you have any kind of confusion doubt, I assure that it will make your doubts clear. Okay, so today we are going to start chapter 2nd. The word is here accounting terminology. ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होती है? ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर फील्ड की बात करते हैं, अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो मेडिकल के अंदर कई सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, शायद जिनके बारे में हमें पता नहीं होगा लेकिन मेडिकल प्रोफेशन वाले को पता होगा. ठीक है, सेम अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग में कई सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, टर्म्स यूज की जाती हैं. ठीक है, शायद जिनके बारे में हमें पता नहीं होगा. ठीक, ऐसी जो हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड है, अकाउंटिंग है, इसके अंदर भी बहुत सारी टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं. ठीक, जो टेक्निकल वर्ड्स हम यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे बिजनेस के अंदर, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. क्लियर? कि अकाउंट्स के अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिन्हें हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं. अब आप उन वर्ड्स को बार बार सुनेंगे. ठीक है, क्योंकि अब आप कॉमर्स बैकग्राउंड में आ चुके हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो ये वर्ड्स आपको लगभग बार बार सुनने को मिलेंगे. ठीक है, तो जो वर्ड्स हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग में यूज कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. ठीक, तो आज हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं. जो सबसे पहला टर्म है आपका यहाँ पे, वो है आपका कैपिटल. ठीक, शायद आपने सुना भी होगा, इसे बोलते हैं हिंदी में हम पूंजी. अब ये कैपिटल क्या होता है? ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं. डेफिनेशन से पहले हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, शायद आपको मीनिंग ज्यादा क्लियर हो जाए. सपोज मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस. मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश ₹10,000. मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपये से. उन्होंने 10,000 रुपये बिजनेस में लगाए, इन्वेस्ट किया. ठीक, तो जो 10,000 रुपीज मिस्टर राम ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे. और जो मिस्टर राम है, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्हें हम बोलते हैं प्रोप्राइटर. ये वर्ड आप बिजनेस में कई बार सुनेंगे, अकाउंट में कई बार सुनेंगे, और ऑनर भी हम इन्हें बोल सकते हैं. ओके, तो पर्टिकुलर जो मिस्टर राम है, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्हें हम प्रोप्राइटर बोल सकते हैं या ऑनर बोल सकते हैं. ये वर्ड आपका बार बार आएगा, आप सुनेंगे इसे. ठीक है, तो वो अमाउंट जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस अमाउंट से मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल. और किससे स्टार्ट किया? कैश. कितना कैश लगाया? 10,000. जो 10,000 कैश बिजनेस में लगाया, उसे हम बोलेंगे कैपिटल. सपोज मिस्टर राम ने कैश 10,000 और साथ में गुड्स ₹5,000. गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान. ठीक है, गुड्स 5,000 से बिजनेस स्टार्ट कर लिया. अब कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी? 15,000. अब कैपिटल 10,000 नहीं रहेगी. ठीक है, अब कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी? 15,000, क्योंकि आप उन्होंने 5,000 का गुड्स भी लगा दिया. ठीक, एक और एग्जांपल रखते हैं. सपोज मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 10,000, गुड्स 5,000 एंड कंप्यूटर 10,000. ठीक, तो अब कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी? 25,000. ओके, क्लियर हो गया? तो 3 सिचुएशंस यहाँ पे रखी, 3 कंडीशन रखी. पहले में हमने केवल कैश लिया, दूसरे में मैंने गुड्स भी इंक्लूड कर दिया, तीसरे में कंप्यूटर भी इंक्लूड कर दिया. तो हर बार जो कैपिटल का अमाउंट है वो क्या आ गया आपका? चेंज. पहले कैपिटल 10,000 थी, अब 15 हुई, अब कितनी आ गई? 25,000. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि केवल कैश ही कैपिटल नहीं होता है. अगर हम बिजनेस में कैश के अलावा कोई गुड्स या एसेट्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसे भी हम कैपिटल कहेंगे. ठीक, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बिजनेस स्टार्टेड विद वी कैन स्टार्ट द बिजनेस विद कैश, विद गुड्स एंड विद फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, तो इन सब के साथ में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. इनका जो टोटल सम होगा वो क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल कहलाएगा. ठीक, जो कैपिटल है, कई लोग इसे ऑनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं. ऑनर्स इक्विटी वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है. ठीक है, या नेट वर्थ. नेट वर्थ वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है. तो अलग अलग राइटर्स अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, अलग अलग बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा. कहीं आप कैपिटल पढ़ेंगे, कहीं ऑनर्स इक्विटी पढ़ेंगे, कहीं नेट वर्थ पढ़ेंगे, लेकिन तीनों का जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो एक ही है. इसे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं. ठीक, जो कैपिटल आपका वर्ड है, कैपिटल है, टर्म हमने यूज की है, इसको कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला है. कैपिटल इक्वल्स टू होता है आपका टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. ठीक,
टोटल एसेट में से जो आउटसाइड लायबिलिटी से अगर आप उसे माइनस कर देंगे तो आपका कैपिटल का अमाउंट निकल जाएगा। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर द टाइमिंग यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट इज कैपिटल। The amount invested in the business by the proprietor is called your capital, and it can be in the form of cash, in the form of goods, or in the form of fixed assets. Okay, clear हो गया? Okay. So now the second term. Second term की बात करते हैं। सेकेंड टर्म है आपका यहाँ पे ड्राइंग्स। ओके, तो ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पे आप ड्रॉ करने वाला पेंट या कलर वाला ड्राइंग नहीं है, ठीक है। इट इज डिफरेंट वन, ये अलग है, ठीक है। अभी ड्राइंग्स क्या होता है आपका, ठीक है। तो अभी पहले वाले पॉइंट में कैपिटल में हमने डिस्कस किया कि जो मिस्टर राम है इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश 10,000 एंड गुड्स 5,000, ठीक। तो इनकी कैपिटल थी, टोटल कैपिटल कितनी थी इनकी 15,000, ठीक। तो मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था 10,000 कैश से और गुड्स 5,000। तो मिस्टर राम के बिजनेस में 10,000 रुपये कैश फॉर्म में अवेलेबल है, 5,000 का गुड्स अवेलेबल है, इनकी जो कैपिटल है 15,000, ठीक है। ये अमाउंट मिस्टर राम के बिजनेस में क्या है, अवेलेबल है, ठीक। ओके, जो मिस्टर राम है इन्हें अपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए, किसी पर्सनल यूज के लिए इनको कैश की जरूरत पड़ी और गुड्स की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए इस बिजनेस में से, सपोज अपने घर के लिए, अपने हाउस होल्ड पर्पस से इन्होंने 2,000 रुपीज कैश निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, और 1,000 का गुड्स विड्रॉ कर लिया, ठीक। तो इन्होंने बिजनेस से टोटल 3,000 क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो जो मिस्टर बिजनेस राम का बिजनेस था उसमें 10,000 कैश था, 5,000 का गुड्स अवेलेबल था। मिस्टर राम ने किसी अपने पर्सनल पर्पस के लिए अपने बिजनेस में से 10,000 कैश में से 2,000 कैश विड्रॉ कर लिया, और सॉरी जो 5,000 का गुड्स था उसमें से 1,000 का गुड्स विड्रॉ कर लिया। तो जो टोटल 3,000 आपने विड्रॉ कर लिया, इसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। इसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए कोई भी कैश या गुड्स विड्रॉ करते तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। क्लियर? ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। ड्राइंग्स क्या है, द अमाउंट in the form of cash or in the form of goods withdrawn from the business for his personal use is called your drawings। अगर आपने अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉ किया है कैश की फॉर्म में और गुड्स की फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। सपोज एग्जांपल और लेते हैं कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए बिजनेस में से 1,000 रुपये निकाली, ठीक है। अब जो मेरे फ्रेंड का बर्थडे है वो मेरा पर्सनल रिलेशन है अपने फ्रेंड के साथ में, उसका बिजनेस के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा, ठीक है। मैंने अपने बिजनेस में से 5,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए अपने बेटे की स्कूल फीस भरने के लिए, ठीक है। तो जो मेरे बेटे की स्कूल फीस मैंने भरी है वो बिजनेस का बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, बिजनेस का कोई रोल नहीं है उसमें, बिजनेस का कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। वो मेरा अपना पर्सनल यूज है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग्स, ठीक। तो इस तरह से अगर आप अपने बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। होप इतना क्लियर हो गया हो, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थर्ड टर्म की तरफ, ठीक। जस्ट लुक एट हियर, जो आपका थर्ड टर्म है ये है आपका लायबिलिटीज। जो थर्ड टर्म है आपका वो है आपका लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है, अगर मैं इसे एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करूं तो इसको हम बोल सकते हैं बर्डन, बोझ। बिजनेस के ऊपर जो बर्डन होता है, ठीक है, जो बोझ है उससे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। बोझ मीन्स कि आपको कुछ डेब्ट्स है आपके जो आपको क्लियर करने हैं, कुछ अमाउंट है जो आपको पेमेंट करना है, उसे हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज बोल सकते हैं। द अमाउंट विच यू हैव टू पे टू द आउटसाइडर्स इज कॉल्ड योर लायबिलिटी। वो पैसा जो कि आपने बिजनेस से बाहर वालों को पेमेंट करना है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी, ठीक। तो लायबिलिटी काइंड ऑफ अ बर्डन फॉर द बिजनेस, एक तरह से बोझ है आपके ऊपर, जब तक निपटेगा नहीं आपको हमेशा लगेगा कि आपको पैसा देना है, देना और देना है। जब आप उस पेमेंट को कर देंगे तो यू विल फील द रिलैक्स, ठीक।
तो जो पेमेंट जो उधार आपने देना है, जो बाहर वालों से आपने उधार लिया है, सपोज आपने बैंक से लोन लिया है, तो इट्स योर लायबिलिटी, वो पैसा आपको वापस करना है। आपने बिजनेस को रन करने के लिए मार्केट से रॉ मटेरियल क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर लिया। आपने 1 लाख का रॉ मटेरियल उधार खरीद लिया, ठीक है, तो आपको 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। अब जिनसे आपने उधार खरीदा है वो कहलाएंगे आपके क्रेडिटर्स। क्या कहलाएंगे? आपके क्रेडिटर्स, लेनदार, उन्होंने आपसे पैसा लेना है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगा? आपका लायबिलिटी कहलाएगा। चाहे वो आपने बैंक से लोन लिया है, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, किसी फ्रेंड से बोरो किया है, ठीक है, आपने मार्केट से उधार क्रेडिट परचेज किया है, ठीक है, या ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने खर्चे किए और आपने उनका पेमेंट नहीं किया। सपोज आपने सैलरी देनी थी स्टाफ को, आपने सैलरी नहीं दी, देनी है, ठीक है, आपके पास बर्डन अभी देनी है आपको, ठीक है। जो लेबर क्लास था उनका वेजेस आपको देना था, ड्यू है, अभी तक आपने दिया नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंसेस जो ड्यू है, जो आपने अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज बोलेंगे, ठीक है। तो लायबिलिटीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, सेकेंड नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट लायबिलिटीज क्या है? द लायबिलिटीज विच यू हैव टू पे विद इन अ ईयर, जो आपको 1 साल के अंदर पेमेंट करनी है, उन्हें आप बोलते हैं करंट लायबिलिटी। गेटिंग? वो सारी पेमेंट जो आपको विद इन अ ईयर करनी है। सपोज आपके स्टाफ की सैलरी है, तो स्टाफ की सैलरी को आप लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते, आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, विद इन अ ईयर। नहीं तो क्या होगा? जो स्टाफ है वो काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे अगर लेबर्स को आप टाइम पे वेजेस नहीं देंगे तो वो काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे, बिजनेस छोड़कर जा सकते हैं, कहीं और काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिन्हें आप लंबे टाइम तक होल्ड करके नहीं रह सकते, जो आपको विद इन अ ईयर पे करने हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके करंट लायबिलिटी। एंड नॉन करंट लायबिलिटी, जनरली दोज ड्यूरेशन इज मोर देन 1 ईयर, मीन्स द लायबिलिटी विच यू हैव टू मेक क्लियर मोर देन 1 ईयर। वो लायबिलिटी जो आपको 1 साल से ज्यादा में क्लियर करनी है इज कॉल्ड योर नॉन करंट लायबिलिटी। इनका जो टाइम पीरियड है इट विल बी मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो सकता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक के लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स है, पूरा लोन अमाउंट आप 1 साल नहीं देंगे, उसका जो इंस्टॉलमेंट आप भर रहे हैं, तो यू विल टेक 2 ईयर्स, 3 ईयर्स और 4 ईयर्स में आप उनको क्या है? क्लियर करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड योर नॉन करंट लायबिलिटी, जिनका टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो लायबिलिटीज क्या है? द अमाउंट विच यू हैव टू पे टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड योर लायबिलिटीज। It can be categorized into 2 parts, current liability and non-current liability. Current liability means the liability which you have to pay back within a year is called your current liability, and the liabilities which you have to pay more than 1 year is called your non-current liabilities. Okay? Hope आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है? Okay students, अभी हमने डिस्कस किया लायबिलिटी के बारे में। लेट्स स्टार्ट अबाउट द 4th टर्म, इट्स योर एसेट्स। एसेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एसेट्स क्या है, और शॉर्ट और सिंपल में अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो वी कैन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, जिनके आपसे बिजनेस अर्न कर रहा है, उससे हम क्या बोल सकते हैं? एसेट्स बोल सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज कॉल्ड योर एसेट्स। जो बिजनेस एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी है, जिसके हेल्प से वो अर्न कर रहे हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? एसेट्स बोल सकते हैं, ठीक। एसेट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एसेट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज योर non current assets, second is your current assets. non current asset means the assets which are not for resale, जिनके पीछे resale मोटिव नहीं है, जो बेचने के लिए आपने नहीं खरीदी है, ठीक है, और which will remain in the business for a long term, जो बिजनेस में लंबे टाइम तक बनी रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? non current asset. not for resale और लॉन्ग टर्म, दे विल रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म, जिनके पीछे रिसेल मोटिव नहीं है, नॉट फॉर रिसेल, ओके, एंड रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म, जो बिजनेस में लंबे टाइम तक रहेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, दोस एसेट्स विच यू हैव टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन अ ईयर, जिनको आपको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना है, वो आपकी सारी करंट एसेट्स कहलाएंगी, ठीक। क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। करंट एसेट्स मींस सपोज आपके जो डेटर्स हैं, दे आर करंट एसेट्स। की डेटर्स का मतलब होता है देनदार, जिन लोगों को आपने उधार बेचा है सामान, ठीक है।
तो आप चाहते हैं कि विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर उनसे आपको पैसा क्या है वापस मिल जाए, ठीक है, उन्हें आप एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, योर फिक्स्ड एसेट्स एंड सेकेंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, फिक्स्ड एसेट्स दैट विल रिमेन फिक्स इन द बिजनेस, ठीक है, आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ठीक है, जो कि बिजनेस में आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, एक बार स्टार्ट कर दिया, दे विल रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो वो सारा क्या कहलाएगा आपका फिक्स एसेट्स कहलाएगा। इसको आगे एलेबोरेट करते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट आपने एक लंबे टाइम पीरियड के लिए किया है, जैसे कि सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, आपने शेयर्स मार्केट में पैसा लगा दिया, ठीक है, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लाएगा। या इसके अलावा अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है कि आपने कोई बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर लिए हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। जो फिक्स एसेट्स है इसे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट्स में, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ठीक, टेंजिबल मीन्स which we can see और touch, जिसे आप देख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, इज कॉल्ड योर टेंजिबल एसेट्स। आपका बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, लैंड है, ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे आपके टेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे। द सेकंड इज इंटेंजिबल मीन्स विच वी कांट सी और टच, जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, नॉट हैविंग अ फिजिकल एक्सिस्टेंस, इज कॉल्ड योर इंटेंजिबल एसेट्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स बोलेंगे, ठीक है। जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं कहीं ना कहीं कंपनी के लिए क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंपनी को अर्न करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उसके एग्जांपल आपके हो सकते हैं गुडविल। गुडविल मींस नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो रेपुटेशन है, ठीक है, बिजनेस उसकी वजह से भी अर्न करता है। जैसे एडिडास जो ब्रांड है उसने मार्केट में अपनी गुडविल बनाई है, एक रेपुटेशन है उसकी, ठीक है। कल को एडिडास अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेके भी मार्केट में आता है तो वो उसमें भी उतना ही प्रॉफिट अर्न करेगा जितना वो आपके अदर आइटम्स में क्या है अर्न कर रहा है, ठीक है। तो किसने कहा कि जो ब्रांड नेम होता है, जो गुडविल होती है, कहीं ना कहीं बिजनेस को अर्न करने में हेल्प करती है, ठीक। इसके अलावा आपका पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए, फर्म के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, उसको हेल्प करने में क्या करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक। तो ये था आपका एसेट्स, ठीक है। होप आपको आज हमने 4 टर्म्स डिस्कस किए, चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एनी कंफ्यूजन डाउट यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन, आई विल गिव यू आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।